नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लास के इस नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 6 जो है वंशागतिक आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसका पार्ट 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण कैसे होता है, यानी कि डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हमने विस्तार से जो है पार्ट 6 में बताया हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे आरएनए के बारे में, यानी कि आरएनए क्या होता है, क्योंकि डीएनए के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लिया। अब जो है हम लोग जानेंगे आरएनए के बारे में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। तो अभी सब्सक्राइब नहीं करना है, आप जो है पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद से यदि आपको अच्छा लगे तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये उनके लिए है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे हमारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब भी किए हैं, और आप लोगों का कमेंट्स भी आता है। आप लोगों का कमेंट्स हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और ऐसे ही कमेंट्स कीजिए, ऐसे ही चैनल पर जो है अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आपको जो है हम बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा कुछ रहने नहीं देंगे जो कि आपको समझ में न आए। यदि ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए और मैं उसका रिप्लाई अवश्य करता हूँ। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कमेंट्स करते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स करते हैं उसका मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। ठीक, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये होगा इस लेसन का पार्ट 7। इस लेसन का जो है पार्ट 7, क्योंकि 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, तो हम लोग जानेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए, इसका पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए क्या है तो इसके बारे में हम लोग जाने। जैसे कि डीएनए में हम लोगों ने जाना कि डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला किसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। और आरएनए क्या होता है तो आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है। जानिए इसके बारे में। आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइडों की एक लंबी श्रृंखला होती है। लंबी श्रृंखला होती है। क्या मतलब कि आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लियोटाइडों की एक लंबी श्रृंखला होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि राइबोन्यूक्लियोटाइड होता क्या है। राइबोन्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो जिस तरह से डीएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं और उसमें जो है 3 पार्ट होते हैं, उसी तरह से राइबोन्यूक्लियोटाइड के भी 3 पार्ट होते हैं। क्या? तो नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार, उसके बाद से दूसरा क्या तो पेंटोज शर्करा, उसके बाद से तीसरा क्या फास्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षार इसमें कौन कौन से होते हैं तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पे यूरेसिल होता है आरएनए में, और डीएनए में क्या होता है तो यूरेसिल के स्थान पे थाइमिन होता है, ये बताया गया है। पेंटोज शर्करा में कौन सा है तो राइबोज शर्करा। पेंटोज शर्करा कौन सा आता है इसमें तो राइबोज शर्करा। और डीएनए में कौन सा आता था डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और इसमें होता है फास्फेट समूह यानी कि PO4। तो ये जो है 3 भाग, नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, पेंटोज शर्करा यानी कि राइबोज शर्करा और फास्फेट समूह यानी कि PO4 मिलकर के बनाते हैं क्या राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो बात समझ में आई। राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है क्या राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये कैसे जुड़े होते हैं देखिए,
तो ये जो है पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह जो है जुड़े होते हैं, और अंदर की जो ओर जो होता है क्या, तो नाइट्रोजनी बेस होता है, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार होता है। नाइट्रोजन क्षार बोले तो वही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक, और इसकी जो है एकल श्रृंखला होती है। राइबोन्यूक्लियोटाइड की क्या होती है, तो एकल श्रृंखला। ठीक, क्या होती हैं, तो एकल श्रृंखला। जैसे कि ये P+S है, ये क्या है, तो नाइट्रोजनी बेस है, और ये P+S। उसके बाद से ये भी नाइट्रोजनी P+S, यानी कि फास्फेट और शर्करा। फास्फेट शर्करा नाइट्रोजनी बेस, फास्फेट शर्करा, और ये जो है नाइट्रोजन बेस, फास्फेट शर्करा और ये जो है नाइट्रोजन बेस, फास्फेट शर्करा नाइट्रोजन बेस। इस तरह से ये जो है क्या होता है, एक एकल श्रृंखला होती है। P+S नाइट्रोजनी बेस और P+S। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, तो यह जो है एक एकल श्रृंखला होती है किसकी, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड की। राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक जो है क्या होती है, एकल श्रृंखला होती हैं। ठीक, अब जो है इसका एक हम संरचना बना लेते हैं, किसका, राइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो सबसे पहले जो है हम लोग बनाएंगे राइबोस शर्करा का जो है चित्र। इसमें ये 1 डिग्री प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, ये चतुर्थ है, और ये जो होता है क्या, तो 5वां कार्बन होता है। यहाँ पे जो है OH समूह होता है। यहाँ पे जो है द्वितीय कार्बन पे OH समूह होता है, तृतीय कार्बन पर भी OH समूह होता है। ठीक, लेकिन वहाँ पे जो है डीऑक्सीराइबोस शर्करा में क्या होता था कि द्वितीय कार्बन पे हाइड्रोक्सी समूह नहीं होता था। ये हमने वहाँ पे बात बताई हुई है। ठीक, तो क्या होता है कि ये जो प्राथमिक कार्बन है OH के विस्थापन से क्या होता है, तो कोई नाइट्रोजनी बेस जुड़ा होता है एक प्रकार के बंध से। उस बंध का क्या नाम है, तो उस बंध का नाम है क्या, तो NC ग्लाइकोसिडिक बंध, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बंध से जो नाइट्रोजनी क्षार है वह कार्बन से जुड़ा होता है। उसके बाद से ये जो 5वां कार्बन है इसके साथ जुड़ा होता है फास्फेट समूह P4, और यह किस बंध से जुड़ा होता है, तो फास्फोएस्टर बंध से। फास्फोएस्टर बंध से जो है ये जुड़ा होता है। ये बात याद रखनी है कि जो फास्फेट समूह होता है 5वें कार्बन से फास्फोएस्टर बंध से जुड़ा रहता है, और जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं प्रथम कार्बन से NC ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इतनी बातें जो है याद रखनी है। अब जो है यहाँ पे हम चलते हैं क्या, तो यह जो है नाइट्रोजनी बेस, यानी कि इसके स्थान पे एडेनिन होगा या ग्वानिन होगा या साइटोसिन होगा या क्या हो जाएगा, यूरेसिल होगा। ठीक, इस नाइट्रोजनी बेस के पास। तो यहाँ पे हम क्या करें, तो इसको हम लोग हटा करके रख सकते हैं क्या, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन। इस तरह से जो है हम यहाँ पे एकल श्रृंखला में व्यवस्थित कर देंगे। यानी कि ये क्या है, तो एक राइबोन्यूक्लियोटाइड की एकल श्रृंखला है। एकल श्रृंखला वहाँ पे क्या होती हैं, DNA में क्या होती थी, तो 2 श्रृंखलाएं होती थी पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की। ठीक, तो उसको जो है हम खूब अच्छे से प्रीवियस सेशन में बताए हुए हैं, उसको जो है आप जो है ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से कैसे जुड़ा होता है, दूसरे से तो एक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, और उसको कहा जाता है 5-3 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। 5-3
फास्फोडाइएस्टर बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध। उसी तरह से ये 5,3 फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ा होगा, ये भी उसी तरह से जो है जुड़ा हुआ रहेगा। सभी जो है क्या है, तो 5-3 फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जो है जुड़े रहते हैं। किसमें, तो राइबो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में, ये एकल श्रृंखला ही होती है। ठीक, तो अब हम जानेंगे आगे कि यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि आरएनए में क्या होता है। तो आरएनए में जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है। अब देखिए क्या होता है, सभी प्रकार के आरएनए का जो निर्माण है वो केंद्रक में होता है, डीएनए से। डीएनए से क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है कहाँ पे, तो केंद्रक में होता है। केंद्रक में बनने के बाद सारे डीएनए आ जाते हैं कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में। सारे डीएनए जो है आ जाते हैं कोशिका, सारे आरएनए आ जाते हैं कोशिका द्रव्य में। यानी कि आरएनए की अधिकतर मात्रा कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया। तो हम लोगों ने यहाँ पे जाना आरएनए का संगठन के बारे में, खूब अच्छे से पढ़ लिया कि आरएनए का संगठन कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि आरएनए में जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड है और 3 भागों से मिलकर के बना होता है, नाइट्रोजन क्षार जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। उसके बाद से पेंटोज शर्करा जिसमें राइबोज शर्करा होता है। उसके बाद से फास्फेट समूह होता है। और यहाँ पे हमने किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसको भी हमने कंप्लीट करा दिया। इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम जानेंगे इन न्यूक्लियोटाइडों की संख्या, न्यूक्लियोटाइडों की संख्या। चलिए देख लेते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या के बारे में। देखिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस कितने हैं, 4 है। तो न्यूक्लियोटाइडों की भी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कौन कौन सा, तो एक फास्फेट प्लस शुगर, उसके बाद से एडेनिन वाला, दूसरा फास्फेट प्लस शुगर ग्वानिन वाला, उसके बाद से फास्फेट प्लस शुगर साइटोसिन वाला, और उसके बाद से फास्फेट प्लस शुगर कौन सा, तो यूरेसिल वाला। ठीक, तो ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं आरएनए में, राइबो न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे जो है इसको कहेंगे एडिनिलिक अम्ल, एडिनिलिक अम्ल। ये ग्वानिन वाले को बोला जाता है ग्वानिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल। उसके बाद से साइटोसिन वाले को बोला जाता है क्या, तो साइटिडिलिक अम्ल, साइटिडिलिक अम्ल। और उसके बाद से यूरेसिल वाले को बोला जाता है यूरिडिलिक अम्ल, यूरिडिलिक। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आरएनए में होता है, डीएनए में होता है, डीएनए में जो है ठीक उसी प्रकार से होता है। तो डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में जो है डीऑक्सी एडेनिलिक अम्ल कहेंगे उसके न्यूक्लियोटाइड को, ग्वानिन वाले को बोलेंगे डीऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल, उसके बाद से साइटोसिन वाले को बोलेंगे डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल। और यहाँ पे जो है यूरेसिल के स्थान पे डीएनए में होता है क्या, थायमीन, और उसको बोला जाएगा डीऑक्सी थायमिडिलिक अम्ल। ठीक, तो वहाँ पे जो है हमने इस नाम को नहीं बताया है, तो वहाँ पे जो है एक बार देख करके इसको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक, तो वहाँ पे जो है आप इसका नाम स्पष्ट रूप से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि आरएनए के राइबोन्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, और इसकी एक ही श्रृंखला होती है और उसका भी हम लोगों ने व्यवस्थित क्रम जान लिया। यानी कि आरएनए के संगठन के बारे में हम लोगों ने खूब अच्छे से जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आरएनए के प्रकार, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, तो आरएनए के प्रकार। चलिए जानते हैं आरएनए कितने प्रकार का होता है। आरएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार।
तो आरएनए जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? तो एक को कहा जाता है, यहाँ पे इसको लिखते हैं, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है एमआरएनए। एमआरएनए इसको इंग्लिश में बोला जाएगा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। इसी को कहा जाता है संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक आरएनए। उसके बाद से दूसरा होता है क्या? तो टीआरएनए। टीआरएनए इसको कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए, और इसी को कहा जाता है हिंदी में स्थानांतरण। स्थानांतरण आरएनए। और तीसरा जो होता है वह आरआरएनए। आरआरएनए, और इसे बोला जाता है राइबोसोमल आरएनए, और हिंदी में भी यही नाम है। तो आरएनए जो है 3 प्रकार का। एक को कहते हैं एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, हिंदी में बोलेंगे संदेशवाहक आरएनए। दूसरा जो है टीआरएनए, इसको कहा जाएगा ट्रांसफर आरएनए यानी कि स्थानांतरण आरएनए। और तीसरा होगा क्या? तो आरआरएनए। तीसरा होगा क्या? तो आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। इसका हिंदी नाम भी वही होता है। अब जो है हम इसके बारे में एक एक करके बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक, तो एक एक करके इसको जो है बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पहला जानेंगे किसके बारे में? तो मैसेंजर आरएनए के बारे में, यानी कि इसे बोला जाएगा संदेशवाहक आरएनए, और इसे शॉर्ट में बोला जाता है एमआरएनए। इसे कहा जाता है क्या? तो एमआरएनए। अब जानिए, पूरे कोशिका में जो आरएनए की मात्रा होती है, कोई भी पदार्थ जो है किसी भाग में 100% होता है, 100%, तो पूरे कोशिका का आरएनए में 3 आरएनए होते हैं, तो पूरी कोशिका का आरएनए का ये जो है भाग बनाता है कितना? तो 3 से 5%। 3 से 5% ही एमआरएनए पाया जाता है। कितने प्रतिशत? तो 3 से 5%। अब जो है इसके बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातों को हम जान लें। तो सबसे पहली बात कि एमआरएनए का जो निर्माण होता है केंद्रक में डीएनए के अनुलेखन द्वारा होता है। क्या? तो एमआरएनए का निर्माण केंद्रक में डीएनए के अनुलेखन द्वारा होता है। अनुलेखन द्वारा। अनुलेखन के बारे में हम बताएंगे, अनुलेखन द्वारा होता है। आगे चल करके अनुलेखन के बारे में डीपली अध्ययन किया जाएगा कि अनुलेखन होता है क्या। अनुलेखन का मतलब यही होता है कि डीएनए से जो है आरएनए का निर्माण होना है, इसी को अनुलेखन कहेंगे। और यह एक किस तरह से प्रोसेस होगा इसके बारे में जो है हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो क्या मतलब कि एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो डीएनए से होता है, और डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। तो किस प्रोसेस से होता है? तो अनुलेखन के प्रोसेस से होता है। दूसरा टर्म क्या है इसमें? तो एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सांचा का कार्य करता है। क्या? तो एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सांचा का कार्य करता है। सांचा का कार्य करता है। इसका क्या मतलब? तो कैसा प्रोटीन बनाना है, किस तरह से वह प्रोटीन किसका निर्धारण करेगा, कैसा प्रोटीन बनाना है, उसी का ये सांचा का कार्य करता है। जैसे कि शरीर की लंबाई, हाथ पैर की लंबाई का प्रोटीन बनाना है, या त्वचा के रंग का प्रोटीन बनाना, कैसा प्रोटीन बनाना है, इसी की सांचा का कार्य करता है कौन? एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। अगली बात हम जानेंगे क्या? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एमआरएनए सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना का वाहक करता है। क्या? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो बात हो रही है किसकी? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में mRNA सिर्फ एक ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में mRNA सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण का वहन करता है। समझ लेते हैं ये क्या है? वहन करता है। क्या मतलब कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में mRNA सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का वहन करता है। जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया है कि DNA से mRNA बनता है। क्या? तो DNA से क्या बनता है? तो mRNA बनता है। और mRNA से जो है प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? तो प्रोटीन। तो देखिए यहाँ पे DNA से mRNA, तो कहने का मतलब है कि DNA जैसी सूचना mRNA को भेजेगा वैसा ही जो है mRNA प्रोटीन का निर्माण करेगा, उसी तरह का जो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा mRNA। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक mRNA जो होता है वह एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है। ये नहीं है कि एक से अधिक, एक ही प्रकार की सूचना का वहन करता है। किसमें? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही सूचना का वहन जो है, एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण का वहन कौन करता है? तो यूकैरियोटिक mRNA करता है। उसके बाद से आगे हम जान लेते हैं कि क्या, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि वह आरएनए जो एक ही प्रकार के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना का वहन करता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की सूचना का वहन करता है, उसको जो है उसके लिए एक ही प्रोटीन का जो है निर्माण करता है या सूचना का वहन करता है, उसे नाम दिया जाता है मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA। अतः इसे मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA कहते हैं। ठीक, आगे जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो mRNA है एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण का वहन करता है। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में mRNA एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संश्लेषण का वहन करता है। क्या मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें mRNA जो है एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संश्लेषण का वहन करता है, इसलिए इसको बोला जाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। अतः इसे पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA कहते हैं। पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA कहते हैं। ठीक, इतनी बात आई समझ में कि mRNA क्या होता है। mRNA क्या होता है? तो यहाँ पे जो है
mRNA के बारे में हम लोग जो है कंप्लीट जानकारी ले लिए कि mRNA होता क्या है। आगे चल करके इसके कार्यों का वर्णन हम करेंगे, ये नहीं है कि यहीं तक सीमित है, बस इसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। इसी लेसन में जो है इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देंगे क्या होता है। तो यहाँ पे जो है mRNA क्या करता है, तो पूरी कोशिका में RNA का 3 से 5% भाग बनाता है। उसके बाद से mRNA का निर्माण केंद्रक के DNA में अनुलेखन द्वारा होता है। अनुलेखन के बारे में आगे हम बताएंगे। उसके बाद से mRNA प्रोटीन संश्लेषण के लिए सांचा का कार्य करता है। मतलब क्या, कैसा प्रोटीन बनाना है उसके लिए सांचा का कार्य करता है। चाहे त्वचा का रंग हो या हाथ पैर आदि अंगों की लंबाई हो, इसके लिए प्रोटीन बनाना है तो उसी का सांचा का कार्य करता है। उसके बाद से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में mRNA सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण का वहन करता है। मतलब क्या, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए प्रोटीन बनाता है, ये नहीं है कि एक से अधिक। इसलिए इसको जो है कहा जाता है क्या, तो मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA। उसके बाद से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में mRNA जो है एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के लिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए वहन का कार्य करता है, और इसलिए जो है इसे कहा जाता है क्या, तो पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA, पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA। अब जो है हम दूसरा जानेंगे क्या, तो tRNA के बारे में। दूसरा जो है हम लोग जान लेते हैं tRNA के बारे में। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। tRNA। दूसरा tRNA, इसको बोला जाता है इंग्लिश में ट्रांसफर RNA, यानी कि इसी को कहेंगे स्थानांतरण RNA। चलिए जान लेते हैं स्थानांतरण RNA क्या होता है। ठीक, तो ये जो है पूरी कोशिका का 16 से 18% भाग बनाता है। कितना, तो 16 से 18% भाग बनाता है। tRNA जो है पूरी कोशिका में जितना RNA उपस्थित होता है उसका 16 से 18% भाग बनाता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। तो कोशिका में उपस्थित जो अमीनो अम्ल है उसको पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाता है। किसके पास, तो mRNA के पास, यानी कि राइबोसोम्स के पास। तो कोशिका में उपस्थित जो अमीनो अम्ल है उसको पकड़ करके लाता है mRNA के पास, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, और इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांसफर RNA, यानी कि स्थानांतरण RNA। और इसके बारे में कुछ जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका भी निर्माण जो है, इसका भी निर्माण किससे होता है, तो DNA से होता है। DNA के अनुलेखन द्वारा होता है। जैसे कि mRNA का निर्माण हुआ उसी तरह से इसका भी होता, अनुलेखन द्वारा होता है। तो DNA के अनुलेखन द्वारा जो है इस tRNA का निर्माण होता है। दूसरी बात कि यह कहाँ पे पाया जाता है, तो यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे इस tRNA के बारे में कि अमीनो अम्लों को, अभी हमने बताया कि क्या करता है, अमीनो अम्लों को पकड़ करके mRNA के पास लेकर के जाता है। यानी कि अमीनो अम्लों को कहाँ पे लेके जाता है, तो mRNA तक पहुँचाता है, mRNA तक पहुँचाता है। अमीनो अम्लों को mRNA तक पहुँचाता है। दूसरी बात कि यह जो है सबसे छोटा RNA है, यानी कि जितने भी RNA हैं उसमें सबसे छोटा कौन सा RNA है, तो tRNA है। यानी कि सबसे छोटा RNA कौन सा है, तो tRNA है।
tRNA है। दूसरी बात कि यह जल में घुलनशील यानी कि सॉल्युबल होता है और इस सॉल्युबिलिटी के कारण, घुलनशीलता के कारण ही इसलिए इसे sRNA भी कहा जाता है। कौन सा RNA? तो sRNA यानी कि सॉल्युबिलिटी RNA के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, और उसके बाद से tRNA की जो संरचना होता है क्लोफर लिप की तरह होता है, क्लोफर लिप की तरह, यानी कि इसकी संरचना क्या है? तो इसकी संरचना tRNA की संरचना क्लोफर लिप की तरह होता है। आगे जो है इस संरचना के बारे में हम वर्णन करेंगे। क्लोफर लिप का क्या मतलब? इस तरह से जो है संरचना इसमें पाया जाता है, टी आकार का, यानी कि क्लोफर लिप की तरह, इसलिए इसको जो है tRNA कहा जाता है। ठीक, आगे हम जान लेते हैं इसके बारे में। तीसरा जो क्या होगा? rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA। तीसरा होगा rRNA, इसे बोला जाएगा राइबोसोमल RNA। सबसे पहले जानते हैं कि यह जो है समस्त RNA का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो सबसे अधिक यही होता है, लगभग 80%। समस्त RNA का 80% भाग जो है कोशिका में इसी का होता है। किसका? तो rRNA का। और इसके बारे में कुछ मुख्य बातें जानते हैं। तो यह राइबोसोम में, तो क्या मतलब? यह प्रोटीन संश्लेषण करता है और कहाँ पे होता है? राइबोसोम पर। और राइबोसोम पर होता है। देखिए, तो क्या मतलब? प्रोटीन संश्लेषण इसी का काम है। किसका? तो rRNA का, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण यही करता है। उसके बाद से यहाँ पे जो है हमने तीनों प्रकार के RNA के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिया कि RNA होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, कहाँ पे उपस्थित होता है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक, इसका जो है बहुत ही अच्छे से स्टडी कीजिएगा और यहाँ से जो है ज़रूर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक, तो कुछ अन्य प्रकार के RNA के बारे में अब हम लोग जानेंगे। कुछ अन्य प्रकार के RNA, कुछ अन्य प्रकार के RNA, इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ अन्य प्रकार के RNA के बारे में तो सबसे पहले जानेंगे जीनी RNA। पहला क्या होगा? तो जीनी RNA, ये क्या होता है? जीनी RNA। तो जीनी RNA जो है कुछ विषाणुओं में पाया जाता है। यह कुछ विषाणुओं में पाया जाता है। यह कुछ विषाणुओं में पाया जाता है और विषाणुओं के लिए क्या करता है वहाँ पे? तो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। वह उनमें आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। पहले भी मैंने बताया है
कि बहुत सारे ऐसे विषाणु होते हैं जैसे कि टीएमवी हो गया, एचआईवी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। इन विषाणुओं के बारे में बताया कि उसमें आरएनए पाया जाता है और आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के जीवों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन विषाणुओं में जिनमें कि आरएनए होता है उनमें आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। इसीलिए जो है इसके आरएनए को जीनी आरएनए कहा जाता है, क्योंकि यही आरएनए जो है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। तो इसलिए जो है इसे जीनी आरएनए कहा जाता है। ठीक, अगला जानेंगे लघु केंद्रकीय आरएनए। लघु केंद्रकीय आरएनए, लघु केंद्रकीय आरएनए, इसको जो है बोला जाएगा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है एसआरएनए। एसआरएनए इसी को जो है शॉर्ट में बोला जाता है एसएनआरएनए, एस नहीं एसएनआरएनए। ठीक, एसएनआरएनए ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो यह जो है केंद्रक में पाए जाते हैं, ये आरएनए कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं तथा एमआरएनए व आरआरएनए के संश्लेषण के लिए स्प्लाइसिंग में सहायक होते हैं। क्या मतलब कि ये आरएनए केंद्रक में पाए जाते हैं, वह एमआरएनए तथा टीआरएनए के संश्लेषण में स्प्लाइसिंग में सहायक होते हैं, के संश्लेषण में स्प्लाइसिंग में सहायक होते हैं। समझिए इसके बारे में स्प्लाइसिंग क्या होता है। आगे चल कर के इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देंगे स्प्लाइसिंग के बारे में। थोड़ा सा पीछे बताया हुआ है, जैसे कि जो डीएनए होते हैं उस पर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक को बोला जाता है इंट्रांस और दूसरा होता है एक्जांस। जो इंट्रांस होते हैं अक्रियाशील डीएनए होता है और एक्जांस होते हैं जो कि क्रियाशील डीएनए होते हैं। तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि इंट्रांस जो है अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और जो एक्सांस होते हैं वे जो है कंप्लीट क्रियाशील डीएनए का निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे। चलिए आगे जान लेते हैं। 2 हो गया जीनी आरएनए और लघु केंद्रकीय आरएनए। अगला हम लोग जानेंगे राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स चलिए तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। राइबोजाइम्स है क्या, तो कुछ ऐसे आरएनए होते हैं जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं, और ऐसे आरएनए जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उनको बोला जाता है राइबोजाइम्स। तो कुछ ऐसे आरएनए होते हैं, कुछ ऐसे आरएनए क्या करते हैं, तो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, और ऐसे आरएनए को राइबोजाइम्स कहा जाता है। राइबोजाइम्स कहते हैं। क्या मतलब, तो जो आरएनए क्या करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, यानी कि जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब क्या, कि जो कि जैव रासायनिक क्रियाओं को क्रियाशीलता की गति को परिवर्तित कर देते हैं, मंद या
क्या तेज कर देते हैं, यानी कि स्लो और फास्ट कर देते हैं, उसी को उत्प्रेरक कहा जाता है। और जो आरएनए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उसी को राइबोजाइम्स कहा जाता है, उसे ही राइबोजाइम्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट आरएनए के बारे में कंप्लीट जानकारी लिया। उम्मीद है कि आपको जो है यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।